हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th फिजिक्स के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी 3 नंबर वाले प्रश्न। ये वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार आते हैं, मतलब आते ही आते हैं। ये क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। तो अगर आप भी बाई क्लासेस के साथ स्टडी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल और बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? कूलाम के नियम की व्याख्या कीजिए। कूलाम के नियम की व्याख्या कीजिए। कूलाम का नियम क्या होता है? कूलाम का नियम स्थिर वैद्युत आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल को परिभाषित करता है। ठीक है, तो स्थिर वैद्युत आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल को डिफाइन करता है। इसके अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ठीक है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये होता है कूलाम का नियम। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को समझाइए। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? उत्तर देखो। जब दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, मतलब एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर स्थित होते हैं, तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इस निकाय की प्रबलता का माप है। ठीक है, यह किसी एक आवेश के परिमाण और उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अल्पतम मतलब बहुत कम दूरी के बराबर होता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गॉस की प्रमेय का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गॉस की प्रमेय का उल्लेख कीजिए। उत्तर देखो, गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी भी बंद काल्पनिक पृष्ठ यानी गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, 1/ε0 गुना होता है। गणितीय रूप में फाई ए इक्वल सिग्मा Q अपॉन ε0। यह प्रमेय किसी भी आकृति के पृष्ठ के लिए सत्य है। ठीक है, किसी भी आकृति के पृष्ठ के लिए सत्य है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन। उत्तर देखो इसका। किसी संधारित्र की धारिता C मुख्य रूप से 3 कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है, कितने? मुख्य रूप से 3 कारकों पर निर्भर करती है। पहला क्या है? चालक प्लेटों का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता बढ़ती है। ठीक है, जब क्षेत्रफल को बढ़ाया जाता है तो धारिता बढ़ती है। और दूसरा क्या है? प्लेटों के बीच की दूरी। ठीक है, दूरी कम करने पर धारिता बढ़ती है, तो जब उसकी दूरी कम करते हैं तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। तीसरा है माध्यम। प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने पर धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, परावैद्युतांक के रखने पर धारिता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विशिष्ट प्रतिरोधकता किसे कहते हैं? ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोधकता किसे कहते हैं? सोल्यूशन देखो। किसी चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक के एकांक लंबाई, ठीक है, उस चालक के एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। ठीक है, प्रतिरोध के बराबर होता है। इसे ग्रीक अक्षर रो से प्रदर्शित करते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध केवल पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध केवल पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है ओम मीटर। ठीक है, इसका मात्रक होता है ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6,
अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध बताइए। ठीक है, उत्तर देखो इसका। जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत औसत वेग से गति करने लगते हैं, जिसे अनुगमन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ही अनुगमन वेग कहते हैं। धारा घनत्व J और अनुगमन वेग Vd के बीच संबंध J इक्वल NE इंटू BD होता है। यह दर्शाता है कि चालक में धारा का प्रवाह अनुगमन वेग के समानुपाती होता है। ठीक है, किसके? चालक में धारा का प्रवाह अनुगमन वेग के समानुपाती होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब। क्वेश्चन नंबर 7 है, किरचॉफ के दोनों नियमों को समझाइए। ठीक है, किरचॉफ के दोनों नियमों को समझाइए। उत्तर देखो इसका। पहला नियम क्या है? पहला नियम है संधि नियम। क्या है संधि नियम? किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी एप्सिलॉन नॉट I इक्वल 0। यह आवेश संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है लूप नियम। ये क्या होता है? किसी बंद परिपथ के चारों ओर विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, शून्य होता है। सिग्मा EV इक्वल 0। यह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, पहला नियम जो है वो आवेश संरक्षण पर आधारित है, संधि नियम, और दूसरा नियम जो है लूप नियम, वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो अब। प्रश्न संख्या 8, बायो-सेवर्ट नियम की व्याख्या कीजिए। ठीक है, बायो-सेवर्ट नियम की व्याख्या कीजिए। उत्तर देखो इसका। बायो-सेवर्ट नियम किसी धारावाही चालक के छोटे अवयव यानी DL के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dV की तीव्रता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होता है। इसके अनुसार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की धारा I, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की धारा I अवयव की लंबाई dl और साइन थीटा के समानुपाती होती है तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चुंबकीय फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, चुंबकीय फ्लक्स क्या है? उत्तर देखो इसका। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फाई इक्वल B इंटू A कॉस थीटा। ठीक है, इसका SI मात्रक है वेबर। ठीक है, इसका SI मात्रक होता है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मान शून्य हो सकता है यदि जब चुंबकीय बल रेखाएं पृष्ठ के समांतर हो। ठीक है, तो जब चुंबकीय बल रेखाएं पृष्ठ के समांतर होती हैं तो चुंबकीय फ्लक्स का मान शून्य हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा लेंज का नियम और ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, लेंज का नियम क्या है? उत्तर देखो। लेंज का नियम बताता है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा हमेशा उस कारण का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न हुई है। यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का उदाहरण। ठीक है, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का उदाहरण है। प्रेरित धारा को बनाए रखने के लिए हमें यांत्रिक कार्य करना पड़ता है जो ऊर्जा में बदल जाता है। ठीक है, जो ऊर्जा में बदल जाता है। अब अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 11, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर। ठीक है, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में क्या अंतर होता है? उत्तर देखो इसका। स्वप्रेरण एक ऐसी घटना है जिसमें किसी कुंडली में धारा के परिवर्तन से उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अन्योन्य प्रेरण में एक कुंडली में धारा बदलने से दूसरी पास रखी कुंडली में प्रेरित बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, EMF उत्पन्न हो जाता है। स्वप्रेरण एक ही कुंडली से संबंधित है जबकि अन्योन्य प्रेरण दो कुंडलियों पर निर्भर है। ठीक है, स्वप्रेरण एक ही कुंडली से और अन्योन्य प्रेरण दो कुंडलियों पर निर्भर है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 12 क्या है? वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण लिखिए। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण लिखिए। उत्तर देखो इसका। वैद्युत चुंबकीय तरंगें त्वरित आवेशों द्वारा उत्पन्न होती हैं
और इनके संचरण के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये तरंगे निर्वात में प्रकाश की चाल यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चलती हैं। ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। कौन सी तरंगे हैं? ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं जिनमें वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत दोलन करते हैं। ठीक है, एक दूसरे के लंबवत दोलन करते हैं। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 13। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं? उत्तर देखो इसका। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए 2 अनिवार्य शर्तें हैं। पहली क्या है? पहली है प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल से अधिक होना चाहिए। जब ये शर्तें पूरी होती हैं तो प्रकाश किरण वापस उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। अब अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 14। लेंस की क्षमता और फोकस दूरी क्या है? ठीक है, लेंस की क्षमता और फोकस दूरी। उत्तर देखो इसका। किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। यह लेंस की फोकस दूरी एफ के व्युत्क्रमानुपाती होती है, P = 1/f। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है P = 1/f। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। ठीक है, इसका एसआई मात्रक है डायोप्टर D। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अपतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ठीक है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक पॉजिटिव और अपतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक निगेटिव होती है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 15, क्वेश्चन नंबर 15। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है? हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है? उत्तर देखो इसका। हाइगेंस के अनुसार तरंग स्रोत से उत्पन्न तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक नए द्वितीयक स्रोत की तरह कार्य करता है। ठीक है, इससे छोटी तरंगें उत्पन्न होती हैं जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। किसी भी समय पर इन तरंगिकाओं को स्पर्श करने वाला नया अग्र तरंगाग्र उस तरंग की स्थिति यानी उसकी पोजीशन को दर्शाता है। ठीक है, उसकी पोजीशन को दर्शाता है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 16। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है? उत्तर देखो इसका। जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो क्या होता है? तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, इसे ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे पैकेट फोटोन के रूप में आता है। ठीक है, आइंस्टीन के अनुसार ये प्रकाश ऊर्जा के छोटे पैकेट के रूप में आता है जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम फोटोन कहते हैं। अब देखो अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, डी ब्रॉगली परिकल्पना क्या है? उत्तर देखो। डी ब्रॉगली ने प्रस्तावित किया कि द्रव्य के कण भी गतिशील होने पर तरंगों की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, इन तरंगों को द्रव्य तरंगे या डी ब्रॉगली तरंगे कहते हैं। जब द्रव्य के कण भी गतिशील होने पर तरंगों की तरह व्यवहार करते हैं तब तो इन तरंगों को द्रव्य तरंगे या फिर डी ब्रॉगली तरंगे कहते हैं। तरंगदैर्घ्य लैम्डा का सूत्र है लैम्डा = h/p। ठीक है, जहाँ पर h क्या है? जहाँ पर h है प्लैंक नियतांक और p क्या है? और p यहाँ पर कण का संवेग है। सूक्ष्म कणों का व्यवहार सूक्ष्म कणों का व्यवहार तरंग सिद्धांत द्वारा समझाया जा सकता है। ठीक है, सूक्ष्म कणों का व्यवहार तरंग सिद्धांत द्वारा समझाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो। 18 क्या है? नाभिकीय विखंडन और संलयन में अंतर बताइए। नाभिकीय विखंडन और संलयन में नाभिकीय संलयन में अंतर। उत्तर देखो। नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक 2 हल्के नाभिकों में टूटता है जिससे क्या होता है? जिससे अपार ऊर्जा मुक्त होती है। और नाभिकीय संलयन में क्या होता है? 2 हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक भारी नाभिक बनाते हैं। ठीक है, नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक 2 हल्के नाभिकों में टूटता है और नाभिकीय संलयन में 2 हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक भारी नाभिक बनाते हैं। ठीक है,
संलयन में विखंडन की तुलना में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है और यह सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, यह सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 19 क्या है? पीएन संधि डायोड की कार्यविधि क्या है? पीएन संधि डायोड की कार्यविधि, उत्तर देखो, पीएन संधि डायोड एक अर्धचालक युक्ति है। जब पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालकों को जोड़ा जाता है तो संधि पर एक अवक्षय परत बनती है। जब डायोड को अग्र अभिनति में जोड़ा जाता है तो धारा बहने लगती है। ठीक है, जब डायोड को अग्र अभिनति में जोड़ा जाता है तो धारा बहने लगती है। पश्च अभिनति में परत मोटी हो जाती है और धारा का प्रवाह रुक जाता है। यह एक स्विच की तरह कार्य करता है। ठीक है, यह एक स्विच की तरह कार्य करता है। अब अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 20 यानी प्रश्न संख्या 20, दिष्टकरण की प्रक्रिया। दिष्टकरण की प्रक्रिया क्या होती है? उत्तर देखो, दिष्टकरण वह प्रक्रिया है जिसमें प्रत्यावर्ती धारा AC अल्टरनेटिव करंट को दिष्ट धारा DC यानी डायरेक्ट करंट में बदला जाता है। इसके लिए पीएन संधि डायोड का उपयोग किया जाता है। किसका? पीएन संधि डायोड का उपयोग किया जाता है। अर्ध तरंग दिष्टकारी में एक डायोड का उपयोग होता है, जबकि पूर्ण तरंग दिष्टकारी में 2 या 4 डायोड का उपयोग होता है। यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयुक्त होता है। ठीक है, किसमें? यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयुक्त होता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी आज की क्लास? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में एक कड़क टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।